कक्षा 9 की राजनीति विज्ञान की पुस्तक का पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्या और क्यों। इसके जो नोट्स के रूप में जो इसका पाठ है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी शब्द लैटिन भाषा के डेमोक्रेशिया शब्द का हिंदी रूपांतर है और डेमोक्रेशिया शब्द ग्रीक भाषा के डेमोस और क्रेशिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है लोगों का शासन या जनता का शासन होता है। डेमोक्रेसी के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अनेक परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत की गई है, लेकिन इनमें अब्राहम लिंकन की परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे सरल भी है। अब्राहम लिंकन ने जो परिभाषा दी है वो है जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र है। जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र है, अर्थात शासन की अंतिम शक्ति का निवास जनता में होता है। इतनी बात क्लियर होगी। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है तथा जनप्रतिनिधि जनता के हित में शासन का संचालन करते हैं। यह चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष होने चाहिए ताकि जनता के अधिकार सुरक्षित रहे, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए तथा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव संपन्न कराने चाहिए। भारत में वयस्क मताधिकार है तो कितने वर्ष की उम्र के व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? 18 वर्ष। यानी 18 वर्ष भारत में वयस्क व्यक्ति की उम्र मानी गई है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए, यानी चुनाव कराने की जो संस्था है वो भी स्वतंत्र होनी चाहिए। भारत में चुनाव आयोग यह चुनाव करवाता है तथा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव संपन्न करवाए जाने चाहिए। वयस्क मताधिकार या सार्वभौमिक मताधिकार। अब सार्वभौमिक मताधिकार क्या मतलब है? वयस्क का मतलब तो आप समझ गए, जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा होगी वो वयस्क है। लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार का क्या मतलब हुआ? सभी को मत देने का अधिकार। बिल्कुल ठीक बताया, सबको मत देने का अधिकार बिना किसी भेदभाव के। कोई अमीर है, गरीब है, कोई काला है, गोरा है, कोई रंग, नस्ल, लिंग भेद, किसी प्रकार का भेद नहीं हो, सबको मत देने का अधिकार हो, वो कहलाता है सार्वभौमिक मताधिकार। अर्थात बिना किसी भेदभाव के न्यूनतम आयु का निर्धारण कर मताधिकार प्रदान करना। भारत में न्यूनतम आयु वर्तमान समय में 18 वर्ष है। लोकतंत्र में नैतिक मूल्य जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा इत्यादि का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः इन मूल्यों का समावेश संविधान में होना चाहिए। लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए लिखित व सर्वोच्च संविधान का होना अति आवश्यक है। संविधान के माध्यम से ही सरकार के तीनों अंग शक्ति प्राप्त करते हैं, जिसमें मौलिक अधिकारों का भी लिखित में उल्लेख होना जरूरी है। लोकतंत्र को समझने के लिए केवल किसी एक परिभाषा का सहारा लेना पर्याप्त नहीं है। इस हेतु लोकतंत्र को अलग अलग देशों में व्यवहारिक तौर पर महसूस करना आवश्यक है, तभी लोकतंत्र के अर्थ को समझा जा सकता है। भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश सभी पड़ोसी देश है। क्या सभी देशों में लोकतंत्र है? लेकिन सभी के लोकतंत्र में व्यवहारिक तौर पर अत्यधिक अंतर है। हम यदि पाकिस्तान का उदाहरण देखते हैं तो पाकिस्तान में सेना का वहाँ के शासन में अत्यधिक हस्तक्षेप रहता है, और अभी तक भारत में 3-4 जो सेना के अध्यक्ष थे उन्होंने शासन पे कब्जा कर लिया था। जनरल जियाउल हक वो सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनको हटाकर पूरे देश पे अपना शासन स्थापित कर लिया। ऐसे ही जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने भी शासन पे कब्जा कर लिया था। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें और भारत के लोकतंत्र में अंतर है। पाकिस्तान की जो लोकतांत्रिक सरकार भी चुनी हुई होती है वो भी सेना के इशारे पर चलती है। चीन में केवल साम्यवादी दल ही जनता के सामने विकल्प के रूप में रहता है। ऐसी स्थिति में जनता पर साम्यवादी विचारधारा को
थोपा जाता है, जिसे वास्तविक लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। वास्तविक लोकतंत्र उसे ही कहेंगे जब आपके सामने कोई विकल्प हो। अब आपके सामने एक उम्मीदवार खड़ा है, उसी को आपको चुनना है, तो फिर चुनाव कराना या नहीं कराना या कोई अर्थ रह जाएगा क्या? नहीं। यदि आपके सामने विकल्प है कि 3-4 उम्मीदवार खड़े हैं, तो आपको जो ठीक लगे आप उसमें से चुन सकते हो। लेकिन कोई विकल्प नहीं है तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहता। जैसे चीन में केवल साम्यवादी दल ही जनता के सामने विकल्प के रूप में रहता है, तो फिर वो दिखावे का लोकतंत्र हो गया। ऐसे ही बांग्लादेश लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला देश होते हुए भी कट्टर धार्मिकता के आधार पर वास्तविक लोकतंत्र स्थापित नहीं करता है। पाकिस्तान में 1999 में परवेज मुशर्रफ ने निर्वाचित प्रधानमंत्री बांग्लादेश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला देश होते हुए भी कट्टर धार्मिकता के आधार पर वास्तविक लोकतंत्र स्थापित नहीं करता। पाकिस्तान में 1999 में परवेज मुशर्रफ ने निर्वाचित प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पद से हटाकर स्वयं को मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। परवेज मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर 2002 में पारित कर केंद्रीय असेंबली और प्रांतीय असेंबली को भंग किया और पुराने संविधान को भी भंग घोषित कर दिया। और परवेज मुशर्रफ द्वारा नए चुनाव कराए गए, लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधीन और उसकी निगरानी में काम करते थे, जिसमें अधिकतर सैनिक अधिकारी थे। इस प्रकार की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को वास्तविक लोकतंत्र हम नहीं कह सकते। वास्तविक लोकतंत्र वही होता है जिसमें अंतिम शक्ति वास्तविक रूप से जनता के हाथ में होती है। अब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। सबसे पहले हम चीन की बात करते हैं। चीन भारत का पड़ोसी देश है, भारत के उत्तर में एक बड़ा देश है। चीन की संसद को क्वांगवो रेमिन दाइबियाओ दाहुई राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद का नाम है क्वांगवो रेमिन दाइबियाओ दाहुई, यानी राष्ट्रीय जन संसद। और चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष के पश्चात नियमित रूप से चुनाव संपन्न होते हैं। चीन की संसद राष्ट्रपति को नियुक्त करती है। चीन की संसद में पूरे चीन से 3000 सदस्य आते हैं। भारत में कितने सदस्य आते हैं संसद के लिए चुन के? 543। और चीन में कितने आते हैं चुनकर? 3000। चीन की संसद का चुनाव लड़ने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है, और सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, क्योंकि दूसरी पार्टी वहाँ पर है ही नहीं। इसलिए अब आप क्या कहोगे कि चीन में लोकतंत्र है क्या? बताओ। एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी का शासन रहेगा, लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं है, तो ये केवल दिखावे का लोकतंत्र है। चीन में हम इसको लोकतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला नहीं है, एक तरफा ही मुकाबला है, एक ही व्यक्ति खड़ा है। अब हम बात करते हैं एक दूसरे देश की, जिसका नाम है मैक्सिको। अब मैक्सिको यहाँ पर 1930 में जब मैक्सिको आज़ाद हुआ, तो यहाँ पर प्रति 6 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। मैक्सिको में कभी भी सैनिक शासन स्थापित नहीं किया गया। 2000 तक चीन में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी सत्तारूढ़ में रही, और अन्य दलों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार था, लेकिन PRI सभी प्रकार के तरीके काम में लेकर जीत हासिल करती थी। और PRI का सरकारी कर्मचारियों पर अधिक नियंत्रण था। ये इसमें जो पहले हमने पढ़ा था 2000 तक चीन में, तो ये चीन की बजाय यहाँ पे मैक्सिको होगा। तो चीन का तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर है मैक्सिको। तो PRI का सरकारी कर्मचारियों पर अत्यधिक नियंत्रण था, और चुनाव से पहले मत केंद्रों को बदल दिया जाता, ताकि PRI के विरोधी लोग वोट नहीं डाल सकें। उनको पता ही नहीं होता कि वोट कहाँ डाले जा रहे हैं। पहले उनको पता होता कि मतदान केंद्र यहाँ पर है, लेकिन चुनाव से ऐन पहले, थोड़े समय पहले उनको चेंज कर दिया जाता था। विद्यालयों में विद्यार्थियों को केवल PRI के पक्ष में ही शिक्षा दी जाती थी। हम किसकी बात कर रहे हैं? मैक्सिको की बात कर रहे हैं।
हमने पहले चीन की बात की थी कि किस प्रकार से एक तरफा मामला था। अब मैक्सिको में भी यानी कि निष्पक्षता नहीं थी, एक ही पार्टी के विषय में उनको विद्यार्थियों को भी शिक्षा दी जाती थी और विभिन्न तरीक़ों से प्रयास यही किया जाता था कि उसी पार्टी की सरकार बने। चीन तथा मैक्सिको के चुनावी उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि लोकतंत्र में एक से अधिक राजनीतिक दलों का होना जरूरी है, यानी विकल्प लोकतंत्र में होना आवश्यक है तथा चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। जनता को स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, यानी एक व्यक्ति को एक वोट मिले और एक ही मोल, यानी उसका मत का मूल्य भी बराबर हो। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, बिना किसी भेदभाव के निर्धारित न्यूनतम आयु के आधार पर मत देने का अधिकार को सार्वभौमिक मताधिकार या वयस्क मताधिकार कहा जाता है। वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहा जाता है, लेकिन अनेक देशों में इसका उल्लंघन भी किया जाता है। जैसे 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 2015 यानी अभी चल रहा है 2020, केवल 5 वर्ष पहले की बात है। सऊदी अरब में महिलाएं वोट नहीं डाल सकती थी। केवल कौन वोट डालते? पुरुष वोट डालते। तो क्या लोकतंत्र था वहाँ पर? क्योंकि लगभग आधी आबादी महिलाओं की होती है, तो आधी जनसंख्या को तो वोट डालने का अधिकार था ही नहीं। फिर दूसरा, एस्टोनिया में रूसी अल्पसंख्यक लोगों को मताधिकार से वंचित रखा गया और फिजी में वहाँ के मूल निवासियों के मत का मूल्य भारतीय लोगों के मत के मूल्य से अधिक रखा गया। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का समान अधिकार प्राप्त हो तथा सभी के मतों का मूल्य भी एक समान होना चाहिए, तभी वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र होगा। फिर एक कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे में 1980 में श्वेत लोगों के शासन से जिम्बाब्वे मुक्त हुआ और स्वतंत्रता के बाद जिम्बाब्वे में जानू पीएफ दल का शासन स्थापित हुआ। जानू पीएफ दल के नेता रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए तथा निरंतर राष्ट्रपति चुनाव जीतते रहे। रॉबर्ट मुगाबे लोकप्रिय नेता होते हुए भी उन्होंने चुनाव जीतने के लिए प्रत्येक गलत तरीके का प्रयोग किया। समय समय पर ऐसे कानून पारित किए जो सरकार की आलोचना को दबाने के लिए थे। 2017 में राष्ट्रपति मुगाबे को पद से हटा दिया गया। जिम्बाब्वे के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि एक लिखित व सर्वोच्च संविधान के साथ साथ स्वतंत्र न्यायपालिका भी होनी चाहिए, जो निर्वाचित सरकार पर भी अंकुश लगा सके तथा व्यवस्थापिका उन कानूनों को अवैध घोषित कर सके जो नागरिकों के अधिकारों व स्वतंत्रताओं के विरुद्ध हो। अब लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क और लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, इसकी हम बात करते हैं। ये हमारा अंतिम टॉपिक होगा, इसके साथ में अपना पाठ समाप्त हो जाएगा। तो लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। पहला है अस्थिर शासन। लोकतंत्र में प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात या निर्धारित समय पर अवधि के पश्चात चुनाव होते हैं तथा सरकार बदलती रहती है। अनेक बार सरकारें बीच में गिर जाती है तथा मध्यावधि चुनाव होते हैं। बार बार सरकार बदलने से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पद पर नए नए व्यक्तियों के आने से पुरानी योजनाओं व कार्यक्रमों में परिवर्तन आता है। इससे देश की अस्थिरता का वातावरण देश में निर्माण होता है। ये इसके विरोध में पहला तर्क है, अस्थिर शासन। दूसरा है सत्ता का खेल। लोकतंत्र को सत्ता का खेल कहा जाता है क्योंकि राजनेता चुनावों के दौरान मतदाताओं को लुभाकर उनसे मत प्राप्त करने और जीतने के पश्चात अपने वादे भूल जाते हैं। सत्ता के खेल में अनेक बार राजनीतिक दल जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी कर बैठते हैं। जब सरकार बनाने के लिए किसी दल को समर्थन देते हैं तो अपने सैद्धांतिक आधारों को त्याग देते हैं। तीसरा, इसके खिलाफ जो बात जाती है वो है निर्णय में देरी। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अनेक लोगों से विचार विमर्श करना होता है। सत्तारूढ़ दल के प्रधान को पार्टी के सदस्यों से विचार विमर्श करने के पश्चात संसद से उस प्रस्ताव को पारित करवाना होता है, जिसमें काफ़ी समय लग जाता है। तीसरा, इसके विरोध में बात है खर्चीला शासन। लोकतंत्र शासन प्रणाली में चुनाव पर अत्यधिक खर्च किया जाता है। इसके अलावा विधायिका व कार्यपालिका के जनप्रतिनिधियों को दी जाने वाली सुविधाएं और उनके वेतन पर भी देश का बहुत बड़ा बजट खर्च होता है।
और आम लोगों को शासन की जानकारी नहीं होती। लोकतंत्र की आलोचना करने वालों का मानना है कि लोकतंत्र में आम जनता में से ही चुनाव जीतकर प्रतिनिधि बनते हैं, जिन्हें शासन का विशेष अनुभव नहीं होता। अब लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, यानी वो थे लोकतंत्र के एक प्रकार से दोष, और ये हो जाएंगे लोकतंत्र के गुण। तो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के विपक्ष में अनेक तरीकों पर विचार करने के बाद हम देखते हैं कि लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा एक सफल शासन प्रणाली है। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। 4-5 इसके पॉइंट है। पहला है लोकतंत्र शासन दूसरों से बेहतर। चीन में 1958 से 61 तक एक उदाहरण दिया हुआ है। उस उदाहरण के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लोकतंत्र अन्य शासन पद्धति से अच्छा होता है। जैसे चीन में 1958 से 61 तक एक अकाल के दौरान लगभग 3 करोड़ लोगों की भूखमरी से मृत्यु हुई। 58 से 61 के दौरान अकाल में 3 करोड़ लोगों की भूख के मारे मर गए थे वो, क्योंकि चीन में एक दलीय शासन प्रणाली है तथा एक दलीय शासन प्रणाली में निरंकुशता होने के कारण जन भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाता। उनको ये तो डर था नहीं कि इतने लोग मर गए, हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है, अगली बार चुनाव होंगे, लोग हमें मत नहीं देंगे, हमारी सरकार नहीं बनेगी, ये उनको कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि एक ही दलीय शासन व्यवस्था है वहाँ पर। जबकि उसी समय भारत में भी आर्थिक स्थिति वही थी, लेकिन खाद्य सुरक्षा नियम के तहत जनता के खाद्य आवश्यकताओं का सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा गया। अतः भारत को चीन की तरह भूखमरी का सामना नहीं करना पड़ा। इसका कारण था भारत की बहुदलीय प्रणाली, जिसमें जनप्रतिनिधि जनता के हितों के बारे में विशेष ख्याल करते हैं। अब दूसरा जो इसमें बिंदु है वो है बेहतर निर्णय। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अनेक लोगों के साथ बातचीत की जाती है तथा राय ली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्णय में थोड़ी देरी अवश्य होती है, लेकिन एक सफलतम निर्णय पर सरकार पहुंच जाती है। और अगला इसका पॉइंट है नागरिकों का सम्मान। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में प्रत्येक नागरिक का सम्मान किया जाता है और उसे गरिमा के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक मत होता है और सबके मतों का मूल्य बराबर होता है। फिर इसका अगला पॉइंट है गलतियों को ठीक करने की संभावना। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर सार्वजनिक चर्चा होने के कारण किसी भी प्रकार की कमी सभी के समक्ष आने पर उसका तुरंत हल निकाल लिया जाता है। तो ये लोकतंत्र के पक्ष में और लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क थे। तो लगभग बात समझ में आई क्या? लोकतंत्र का अर्थ और विभिन्न देशों में लोकतंत्र की स्थिति, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, वहाँ की स्थिति, और फिर लोकतंत्र के गुण और लोकतंत्र के दोष, इतना हमने इस पाठ में